आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपको पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, विषय भ्रम जंजाल में भटक रहे हम सब। आइए गुरुदेव के विचारों को पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 62 से। मनुष्य को अन्य प्राणियों की तुलना में सुविकसित मन संस्थान विभूति के रूप में प्राप्त है। अन्य प्राणी तो अपनी घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से पेट प्रजनन भर की इतिश्री कर जीवन काट लेते हैं, किंतु मनुष्य हर दृष्टि से उत्तराधिकार में प्राप्त संपदा को दृष्टिगत रख उन सबसे अधिक सौभाग्यशाली है। किंतु इनके अधिकार क्षेत्र पर दृष्टि दौड़ाने पर हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा बुद्धि संस्थान मात्र अपेक्षित स्तर की जानकारियां भर जुटाने में ही समर्थ है। इतने से यदि संतोष न होता हो तो यह भी कहा जा सकता है कि हम जो जानते या मानते हैं वही सत्य है। किंतु अपनी मान्यताओं को ही यदि नितांत सत्य की कसौटी पर कसने लगे तो प्रतीत होगा कि यह बुद्धि संस्थान ही बेतरह भ्रम किस ग्रसित हो रहा है। बेतरह फिर उसके सहारे नितांत सत्य को कैसे प्राप्त किया जाए, यह एक ऐसा विकट प्रश्न है जो सुलझाए नहीं सुलझता। वजन जिसके आधार पर वस्तुओं का विनिमय चल रहा है, एक मान्यता प्राप्त तथ्य है। वजन के बिना व्यापार नहीं चल सकता, पर वजन संबंधी हमारी मान्यताएं क्या सर्वथा सत्य हैं? इस पर विचार करते हैं तो पैरों तले से जमीन खिसकने लगती है। वजन का अपना कोई अस्तित्व नहीं। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का जितना प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है, उसे रोकने के लिए जितनी शक्ति लगानी पड़ेगी वही उसका वजन होगा। तराजू बाटों के आधार पर हमें इसी बात का पता चलता है कि उसी जानकारी को वजन मानते हैं, पर यह वजन तो घटता बढ़ता रहता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक जगह ऐसी आती है जहां पहुंचने पर उस वस्तु का वजन कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, अगर एक विशाल पर्वत भी रख दिया जाए तो वह बिना वजन का होने के कारण जहां का तहां लटका रहेगा। अन्य ग्रहों की गुरुता और आकर्षण शक्ति भिन्न है। वहां पहुंचने पर अपनी पृथ्वी का भार माप सर्वथा अमान्य ठहराया जाएगा। ऐसी दशा में यही कहा जा सकता है कि वजन सापेक्ष है। किसी पूर्व मान्यता की स्थिति या तुलना के आधार पर ही उसका निर्धारण हो सकता है। लोक व्यवहार की दूसरी इकाई है गति। वजन की तरह ही उसका भी महत्व है। गति ज्ञान के आधार पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के विभिन्न साधनों का मूल्यांकन होता है। पर देखना यह है कि गति के संबंध में हमारे निर्धारण नितांत सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं।
हम अपनी कुर्सी पर बैठे लिख रहे हैं और जानते हैं कि स्थिर है, पर वस्तुतः 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम एक दिशा में उड़ते चले जा रहे हैं। पृथ्वी की यही चाल है। पृथ्वी पर बैठे होने के कारण हम उसी चाल से उड़ने के लिए विवश हैं। यद्यपि यह तथ्य हमारी इंद्रिय जन्य जानकारी की पकड़ में नहीं आता और निरंतर स्थिरता प्रतीत होती है, पैरों से या सवारी से जितना चला जाता है उसी को गति मानते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए उस क्षण जहां है वहां वापस 24 घंटे बाद ही आ सकेंगे, पर यह सोचना भी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी 6,66,000 मील प्रति घंटा की चाल से सूर्य की परिक्रमा के लिए दौड़ी जा रही है। वह आकाश में जिस जगह है वहां लौटकर 1 वर्ष बाद ही आ सकती है, किंतु यह मानना भी मिथ्या है। क्योंकि सूर्य महासूर्य की परिक्रमा कर रहा है और पृथ्वी समेत अपने सौर परिवार के समस्त ग्रह उपग्रहों को लेकर और भी तीव्र गति से दौड़ता चला जा रहा है, और वह महासूर्य अन्य किसी अतिसूर्य की परिक्रमा कर रहा है। यह सिलसिला न जाने कितनी असंख्य कड़ियों से जुड़ा होगा। अस्तु, एक शब्द में यूं कह सकते हैं कि जिस जगह आज हम हैं, कम से कम इस जन्म में तो वहां फिर कभी लौट कर आ ही नहीं सकते। अपना आकाश छूटा तो सदा सर्वदा के लिए छूटेगा। इतने पर भी समझते यही रहते हैं कि जहां थे उसी क्षेत्र, देश या आकाश के नीचे वहीं जन्म भर बने रहेंगे। स्थान की भांति गति की मात्रा भी भ्रामक है। 2 रेलगाड़ियां समान पटरियों पर साथ साथ दौड़ रही हों तो वे साथ साथ हिलती झुलती भर दिखाई देंगी। 2 मोटरें आमने सामने आ रही हों और दोनों 40-40 मील प्रति घंटा की चाल से चल रही हों तो जब वे बराबर से गुजरेंगी तो 80 मील की चाल का आभास होगा। जब कभी आमने सामने से आती हुई रेलगाड़ियां बराबर से गुजरती हैं तो दूना वेग मालूम पड़ता है, यद्यपि वे दोनों ही अपनी अपनी साधारण चाल से चल रही होती हैं। अपनी पृथ्वी जिस दिशा में जिस चाल से चल रही है वही गति और दिशा अन्य ग्रह नक्षत्रों की रही होती तो आकाश पूर्णतः स्थिर दिखता। सूर्य तारे कभी न उगते, न चलते और न डूबते। जो जहां है वहीं सदा बना रहता, तब पूर्ण स्थिरता की अनुभूति होते हुए भी सबकी गतिशीलता यथावत बनी रहती। साथियों, गति सापेक्ष है। अंतर कितनी ही तरह निकाला जा सकता है। 100 में से 90 निकालने पर 10 बचते हैं, 30 में से 20 निकालने पर भी तथा 50 में से 40 निकालने पर भी 10 ही बचेंगे। अंतर एक ही निकले, इसके लिए अनेक अंकों का अनेक प्रकार से उपयोग हो सकता है। इतनी भिन्नता रहने पर भी परिणाम में अंतर न पड़ेगा। 1000 का जोड़ निकालना हो तो कितने ही अंकों का कितनी ही प्रकार से वही जोड़ बन सकता है। गति मापने के बारे में भी यही बात है। भूतकाल के खगोल वेत्ता सूर्य को स्थिर मानकर यह गणित करते हैं।
चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का उदय, अस्त, दिनमान, रात्रिमान आदि इसी आधार पर निकाला जाता रहता है। फिर भी वह बिल्कुल सही बैठता रहा है। यद्यपि सूर्य को स्थिर मानकर चलने की मान्यता सर्वथा मिथ्या है। मिथ्या आधार भी जब सत्य परिणाम प्रस्तुत करते हैं तो फिर सत्य असत्य का भेद किस प्रकार किया जाए, यह सोचने पर बुद्धि थक कर बैठ जाती है। साथियों, दिशा का निर्धारण भी लोक व्यवहार में आवश्यक है। इसके बिना भूगोल, नक्शा, यातायात की कोई व्यवस्था ही न बनेगी। रेखा गणित में आड़ी सीधी तिरछी रेखाओं को ही आधार माना गया है। दिशा ज्ञान के बिना वायुयान और जलयानों के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच सकना भी संभव न होगा। पूरब, पश्चिम आदि 8 और 2 ऊपर नीचे की 10 दिशाएं लोक व्यवहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण आधार हैं, पर नितांत सत्य का आश्रय लेने पर यह दिशा मान्यता भी लड़खड़ाकर भूमि सात हो जाती है। एक लंबी नाली लगातार खोदते चले जाएं तो प्रतीत होगा कि वह सीधी और समतल जा रही है, पर वस्तुतः वह गोलाई में ही खुद रही है और यह क्रम चलता रहने पर खुदाई उसी स्थान पर आ पहुंचेगी जहां से वह आरंभ हुई थी। रबड़ की गेंद पर बिल्कुल सीधी रेखा खींचने पर भी वस्तुतः वह गोलाई में ही खिंच रही है। सीधी रेखा खींचने का मतलब उसके दोनों सिरों का अंतर सदा बना रहना ही होना चाहिए, पर जब वे अंततः एक में आके मिले तो फिर सीधी लकीर कहाँ हुई। कागज पर, जमीन पर या कहीं भी छोटी बड़ी सीधी लकीर खींची जाए, वह कभी भी सीधी नहीं हो सकती। स्वल्प गोलाई अपने नाप साधनों से भले ही पकड़ में ना आवे, पर वस्तुतः वह गोल ही बनी रही होगी। जिस भूमि को हम समतल समझते हैं, वस्तुतः वह भी गोल है। समुद्र समतल दिखता है, पर उस पर चलने वाले जहाजों का मस्तूल ही पहले दिखता है। इससे प्रतीत होता है कि पानी समतल होते हुए भी पृथ्वी के अनुपात में गोलाई लिए हुए है। जमीन पर खड़े होकर जमीन और आसमान से मिलने वाला क्षितिज प्रायः 3 मील पर दिखाई पड़ता है, पर यदि 100-200 फुट ऊंचाई पर चढ़कर देखें तो वह 20 मील दूरी पर मिलता दिखाई देगा। ये बातें पृथ्वी की गोलाई सिद्ध करती हैं। फिर भी मोटी बुद्धि से उसे गोल देख पाने का कोई प्रत्यक्ष साधन अपने पास नहीं है। यह समतल या ऊंची नीची दिखती है, गोल नहीं। ऐसी दशा में हमारा दिशा ज्ञान भी अविश्वस्त ही ठहरता है। मित्रों, चंद्रमा हमसे ऊंचा है, पर यदि चंद्र तल पर जाकर खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पृथ्वी ऊपर आकाश में उदय होती है। पृथ्वी ऊपर उदय होती है आकाश। सौर मंडल से बाहर निकलकर कहीं आकाश में हम जाकर खड़े हों तो प्रतीत होगा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे जैसी कोई दिशा ही नहीं है। दिशा ज्ञान सर्वथा अपेक्षाकृत है। दिल्ली लखनऊ से पश्चिम में,
मुंबई से पूर्व में, चेन्नई से उत्तर में और हरिद्वार से दक्षिण में है। दिल्ली किस दिशा में है, यह कहना किसी की तुलना अपेक्षा से ही संभव हो सकता है। वस्तुतः वह दिशा विहीन है। मित्रों, समय की इकाई लोक व्यवहार में एक तथ्य है। घंटा मिनट के सहारे ही दफ्तरों का खुलना बंद होना, रेलगाड़ियों का चलना रुकना संभव होता है। अपनी सारी दिनचर्या समय के आधार पर ही बनती है, पर समय की मान्यता भी असंदिग्ध है। असंदिग्ध नहीं है। सूर्योदय या सूर्यास्त का समय वही नहीं होता जो हम देखते या जानते हैं। जब हमें सूर्य उदय होते दिखता है, उससे प्रायः 8 मिनट पहले ही उग चुका होता है। उसकी किरणें पृथ्वी तक आने में इतना समय लग जाता है, अस्त होता जब दिखता है उससे 8 मिनट पूर्व ही वह डूब चुका होता है। आकाश में कितने ही ऐसे तारे हैं जो हजारों वर्ष पूर्व अस्त हो चुके, पर वे अभी तक हमें चमकते दिखते हैं। यह भ्रम इसलिए रहता है कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जब वे वस्तुतः अस्त हुए हैं। उसकी जानकारी अब कहीं इतनी लंबी अवधि के पश्चात हमें मिल रही है। मित्रों, सौर मंडल के अपने ग्रहों के बारे में भी यही बात है। वे पंचांगों में लिखे समय से बहुत पहले या बाद में उदय तथा अस्त होते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आगे पढ़कर बताएंगे, पृष्ठ 66 से। ओम शांति।